हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम डिस्कस करेंगे आज द सेकंड पार्ट ऑफ द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। अभी तक हमने ये देख लिया था कि कैसे एंशियंट इंडिया में डिफरेंट एम्पायर्स हुए, मिडिवल इंडिया में कैसे कैसे दिल्ली सल्तनत आया, उसके बाद मुगल्स आए एंड अल्टीमेटली अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ चुकी है। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा था कि कोलोनलिज्म का बेसिकली मतलब क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय कोलोनलिज्म? वी डिड द डेफिनेशन, जिसमें हमने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ टेरिटरी ही नहीं बल्कि जो रिसोर्सेज हैं, साथ में जो आइडियोलॉजी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कैप्चर कर ली जाती है बाय द कोलोनियलिस्ट्स। ठीक है, ये हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ कोलोनियलिज्म, कैसे कैसे शुरू हुआ द एज ऑफ कोलोनियलिज्म। इसके बाद इंडिया में डिफरेंट यूरोपियंस आए, जिन यूरोपियन सबसे पहले थे आपके पोर्चुगीज़। तो पोर्चुगीज इंडिया में कहाँ पर आए, वास्को डी गामा किस तरीके से क्या था, सब कुछ हमने डिस्कस किया था। एंड व्हाट वाज द रूल ऑफ पोर्चुगीज, कहाँ कहाँ पर इनके सारे फैक्ट्रीज थी या पोर्ट कौन सा इस्तेमाल करते थे ये। वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डच। ठीक है, तो डच और फ्रेंच की राइवलरी भी हम लोगों ने देखी थी। इसके अलावा फिर लास्ट में फ्रेंच आते हैं विद द कॉलोनियल एम्बिशन। तो हमने सारा देख लिया था कि भाई कैसे कैसे कौन सा ऐसा नेता है, कौन सा ऐसा लीडर था जिसकी लीडरशिप में काफ़ी ज़्यादा कॉलोनियलिज्म इंडिया में काफ़ी बढ़ा था, एक्सपैंड किया था उसने, है ना। अब हमारी बारी है करने की द ब्रिटिश एंट्री। अब सबसे ज़्यादा जितना भी इंडिया को लूटा, प्लंडर किया, जितना भी सब कुछ जो भी नेगेटिव हुआ हमारे साथ मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग में, दैट वाज बाय द ब्रिटिश। ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंट टेरिटरीज को देखा अभी तक कि भाई ये पोर्चुगीज के अंडर थी, ये जो है डच डोमिनेशन के अंडर थी, ये फ्रेंच डोमिनेशन के अंडर थी। ये तो कुछ भी नहीं था। अब तो जो असली खेल है वो शुरू होगा जब एंट्री ब्रिटिश की होगी। अब ब्रिटिश की जो एंट्री है ना, वो सीधा ऐसे नहीं होती है कि वो आए और हमें बोला कि आज से हम तुम्हारे रूलर्स हैं और तुम हमारी बात मान लेना। ऐसे नहीं हुआ। स्टार्टिंग में दे वर ट्रेडर्स। जैसे सब ट्रेड करने के लिए आते हैं, हमने उनको भी स्वागत किया। हमने उनको भी बोला कि भाई मार्केट तुम्हारे लिए ओपन है, तुम जो भी चीज़ यहाँ पर आकर बेचना चाहते हो बेच दो, और जो भी चीज़ तुम यहाँ से लेके जाना चाहते हो ले जाओ, अपने देश में बेच दो, में कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो यही सोचा। लेकिन स्टार्टिंग में ट्रेडर्स तो ये थे, लेकिन बाद में ये रूलर बन चुके थे, है ना। तो बेसिकली क्या है ना कि जो इंडिया का कॉन्क्वेस्ट है ना, वो बहुत ही ना ग्रेजुअल है, कैलकुलेटेड है, और बहुत ही ज़्यादा ना मिलिट्री इन्वेजन नहीं है यहाँ पर मिलेगा आपको कमर्शियल इंटरप्राइजेस का इन्वेजन। कंपनी के थ्रू बेसिकली रूल किया गया हमारे ऊपर, और हम इतने ज़्यादा उस टाइम पे डम थे दैट वी डिडंट एनालाइज कि यार कुछ भी जो है यहाँ पे सही नहीं हो रहा है। तो दैट वाज बेसिकली द केस इन आर दैट टाइम। एंड अल्टीमेटली जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, ब्रिटिश के गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड होती है सारी की सारी कंपनी है, और इसको एक रॉयल चार्टर ग्रांट होता है बाय क्वीन एलिजाबेथ वन, जिसने इसको स्पेशल पावर्स दे दी थी टू रेज अ प्राइवेट आर्मी फॉर इंस्टेंस। इसको बहुत सारे और सारे ना जो है अपने काफ़ी लूप होल्स थे इसमें कि भाई ठीक है, तुम आर्मी अपनी बना सकते हो, तुम जो है अपने रूल्स खुद बना सकते हो। तो काफ़ी सारा जो एडवांटेज था इस कंपनी को मिला हुआ था, एंड ऑल्सो द सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज वेल। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डरते नहीं थे यार कि कुछ भी करेंगे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में थू थू हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सारे इनके साथी थे। तो ये इंडिया में आए, सूरत हो गया, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, सबसे पहले जो थे ये सारी जो सिटीज थी इन्होंने कैप्चर करी, अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पर लगाई। ठीक है, लोकल रूलर जो थे उस टाइम पे उन्होंने इतना ज़्यादा माइंड नहीं किया यार, ऑब्वियसली बिकॉज हमने सबको ही जनरली वेलकम किया है अपने देश में आने के लिए कि आप ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आया हमारे यहाँ पे तो एवरीबडी वॉज वेलकम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट वी डिडंट नो कि भाई धीरे धीरे करके जो है हमारे ऊपर ही रूल करना शुरू कर देंगे। सिर्फ कंपनी ही तो थी एक तरीके की, इसके पास खुद की आर्मी थी, है ना। तो ये सारी चीजें अभी धीरे धीरे होंगी शुरुआत में। अब देखो, कोई भी कंट्री ना एकदम से कॉलोनाइज नहीं हो जाती, उसके लोगों के माइंडसेट से खेलना पड़ता है, लोगों को एक्सेप्टेंस दिलवानी पड़ती है कि भाई हाँ तुम ही जो है हमारे पर रूल करोगे, है ना। तो ये लोगों को एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, अदरवाइज जो है प्रोटेस्ट करेंगे लोग, आप निकल जाएंगे वहां से, पहले मिनोरिटी में है आप, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज अगेंस्ट यू। तो ये सब ना हो तो लोगों का माइंड जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वर देयर, कुछ स्ट्रैटेजीज पॉलिटिकल थी, कुछ स्ट्रैटेजीज इकोनॉमिकल थी, कुछ स्ट्रैटेजीज आपकी आइडियोलॉजिकल थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इंडिया आपको पता है कि होमोजेनस तो नहीं है, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग एथनिसिटी के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। सो जितने भी रूलर्स थे यहाँ पे, उन सबको आपस में थोड़ा बहुत उन्होंने लड़वाया,
डिवाइड एंड रूल, कि भाई आपस में इनको लड़वा दो और फिर जो है इनके बीच में दोस्त बन के आओ और किसी एक की हेल्प करो, उसका टेरिटरी जो है एक्वायर कर लो। ये जो पॉलिसी थी आपकी, इसने काफी सारे जो रूलर्स हैं उनको एक दूसरे के खिलाफ अगेंस्ट कर दिया, काफी ज्यादा उनके अगेंस्ट में वो चले गए, और जो भी लड़ाइयाँ वगैरह हुई उससे काफी सारा जो फायदा है वो ब्रिटिश को पहुंचा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जितने भी रीजनल रूलर्स थे उनके बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट किया। अब सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज है द बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि 1600 में इनको पास मिल गया था कि भाई तुम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जाके ट्रेड कर सकते हो। धीरे धीरे चीजें अभी ट्रेडिंग सिस्टम में ही रहेंगी। उसके बाद ना 1757 तक आते आते, उससे पहले भी, लेकिन 1757 वॉज द बैटल ऑफ प्लासी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बैटल मानी जाती है इन दी सब्जुगेशन ऑफ इंडियंस बाय द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी जो बैटल ऑफ प्लासी है ये ना बेसिकली जो आपका नवाब ऑफ बंगाल था उस टाइम पे, नाम था उसका सिराजुद्दौला। तो आपने ध्यान रखना है पूरे इंडिया में ना बंगाल वाला जो एरिया है वो काफी ज्यादा इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग होल्ड पे है। जो मुगल एम्पायर है वो पूरे इंडिया में फैला हुआ है, बट जो बंगाल है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, तो काफी पावर है इनके पास यहाँ पे। तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के उस टाइम पे वो थे, लीडर थे, दैट वाज रॉबर्ट क्लाइव। बहुत फेमस है रॉबर्ट क्लाइव की, हम बात करेंगे आगे भी। तो इनकी ना बहुत ज्यादा पॉलिसीज ऐसी थी कि ये लड़वा देते थे लोगों के साथ। अब क्लाइव के पास अपनी आर्मी है, नवाब की भी पास अपनी आर्मी है, क्योंकि नवाब ने बहुत सारी बातें मना कर दी थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि हमारे यहाँ पर जो है टैक्स भी तुम ही दो, है ना, रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें दो। तो उस टाइम पे ना काफी ज्यादा कनेक्शन बैठा नहीं था दोनों के बीच में, तो काफी कॉन्फ्लिक्ट चलते थे। तो क्लाइव ने क्या किया ना, क्लाइव ने कॉन्स्पिरेसी रची कि यार पूरी नवाब की आर्मी को ना हराने से बेटर ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें आदमी है उसको अपने साथ कर लेता हूँ। और उस टाइम पे नवाब का जो मिलिट्री कमांडर था उसका नाम था मीर जाफर। इसने अपने पास इसको बुलाया और इसको कुछ लालच दिया कि भाई जब तुम हमारा साथ दोगे और जब हम उस पूरी बैटल में जीत जाएंगे तो जो है आपको ना काफी ज्यादा उससे हम सपोर्ट करवाएंगे और काफी ज्यादा जो टेरिटरी है वो आपके नाम कर देंगे, आपको बेसिकली यहाँ का नवाब बना देंगे सिराजुद्दौला की जगह। तो मीर जाफर ने एक्सेप्ट कर लिया ये तोहफा, क्योंकि इंसान का नेचर ही सेल्फिश है, उसको जहाँ पर अपने लिए बेनिफिट मिलेगा वो जाएगा वहां पे। तो जब नवाब का जो ये मिलिट्री कमांडर मीर जाफर था जब ब्रिटिश के साथ मिल गया, तो अल्टीमेटली इस बिट्रेयल से जो प्लासी वाला वॉर है ये नवाब का, ये बंगाल का नवाब हार गया था। अब जब ये हारा तो अभी भी ना, जैसे अब हारा किस वजह से, क्योंकि आर्मी नवाब की भी काफी अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है, काफी उस टाइम पर अच्छे हमारे यहाँ पे सोल्जर्स थे, बट फिर भी सिर्फ मीर जाफर की इस षड्यंत्र ट्रेचरी की वजह से हम हारे। और आज भी ना किसी को अगर आप मीर जाफर कह दो तो इसका मतलब होता है कि ट्रेटर, धोखा देने वाला, बिट्रेयर, है ना। तो दैट्स यूज्ड बेसिकली एज अ टर्म जिसमें हम ट्रेटर की बात करेंगे। अब ये तो अब इनको पता लग गया था कि भाई हमें ना उन लोगों को ढूंढना है जो हमारे लिए काम करेंगे। तो सबसे बेस्ट आइडिया इन्होंने लगाया कि भाई जो जिसका दुश्मन है ना उसको अपना दोस्त बना लो और उसको आपस में लड़वा दो। ना तो तुम्हारा कुछ जा रहा है, ना तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे हैं, ना तुम्हारे रिसोर्सेज जा रहे हैं, अल्टीमेटली तुम्हारे आसपास एक ऐसी पावर है जो कमजोर हो गई है। तो अगर टोटल आपके पास 12 पावर्स हैं तो उसमें से 6 तो आपस में लड़के मर ही गई हैं, तो बाकी सिर्फ 6 रहेगी, उसको बस हराना है हम लोगों को। सो दैट वॉज द आइडिया ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, अब धीरे धीरे आएगी एक, चलो ये तो 1757 के बैटल ऑफ प्लासी था। बैटल ऑफ बक्सर भी हुई थी अभी कुछ 7-8 साल बाद ही, 1764 में। उसके बाद तो बंगाल का जो दीवानी राइट्स है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार है वो भी ब्रिटिश के पास आ गया था। तो सारा पैसा जो बंगाल में था, जो पेजेंट्स जो भी क्रॉप लगाते थे उन सब के से ना जो टैक्स वगैरह आता था वो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाता था। तो इतना ज्यादा होल्ड धीरे धीरे बनाना शुरू हो गया था। भले ही अभी पॉलिटिकली हम पे वो राज नहीं कर रहे, बट इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बुरा हाल इंडिया का इन्होंने कर दिया है। अब 1853 के आसपास ना एक पॉलिसी लेकर आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ना उन प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी जिनके राजा की डेथ अगर हो गई है और उनका कोई भी ना नेचुरल एयर नहीं है, मेल नेचुरल एयर नहीं है, तो अल्टीमेटली जो है उसको ब्रिटिश सरकार अपने पास रख लेगी, अपना हथियार लेगी बेसिकली। तो इससे हुआ कि जितने भी अगर अडॉप्टेड चाइल्ड है उनके पास तो उनका कोई मतलब नहीं बनता। तो इट बेसिकली डिसरिगार्डेड द हिंदू ट्रेडिशन ऑफ अडॉप्शन विच वाज अगेन अ लेजिटिमेट मीन ऑफ सक्सेशन इन द रॉयल हाउसेस।
बट इसको इन्होंने माना नहीं, क्योंकि अगर अगर आपके पास आपके बाद कोई भी नहीं रूल करने के लिए है तो दिस टेरिटरी विल कम अंडर ब्रिटिश. दैट पॉलिसी वॉज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, अभी हम करेंगे इनको डिटेल में, बट यस ही वॉज बिहाइंड दिस पॉलिसी. ठीक है, तो ये पॉलिसी रही. इसके अलावा ना धीरे धीरे करके बहुत सारे और स्टेट्स इसके अंडर आ गए, जिसमें झांसी, नागपुर, सतारा, है ना, ये सभी एरियाज इस पॉलिसी के अंडर अंडर यहाँ पर आ गए. अब इसके अलावा एक और पॉलिसी थी, सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस का बेसिकली मतलब ये है कि भाई जैसे मान लो कोई भी इंडियन रूलर है, जो ब्रिटिश की आर्मी है ना वो यहाँ पे रहेगी एज अ रेजिडेंस. ठीक है, ताकि आपके इस पूरे एरिया को हम लोग कर सकें प्रोटेक्ट. हमारे जो सोल्जर्स यहाँ पे रहेंगे उन सबके रहने खाने पीने का खर्चा भी आप लोग ही दोगे. और आपने अगर किसी और पावर से रिश्ते बनाने हैं, रिलेशंस बनाने हैं, तो उससे पहले आपको ब्रिटिश से पूछना पड़ेगा. ठीक है, और इसके अलावा जितने भी आपके इंटरनल या एक्सटर्नल रिलेशंस हैं उन सब में जो डिसीजन आप ले रहे हैं उसके लिए आपको ब्रिटिश की परमिशन लगेगी. तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर आपने रूल नहीं किया उनके ऊपर, बट फिर भी जो रूल कर रहे हैं वो आपसे बिना परमिशन के कहीं पर भी नहीं जा सकते. न किसी देश के पास जा सकते हैं, न किसी पावर से हाथ मिला सकते हैं, और जो खर्चा है वो भी वो लोग ही दे रहे हैं, सो दैट आप उनके ऊपर अटैक ना करें. तो ये अलायंस भी बड़ी तगड़ी अलायंस थी, है ना. तो एक तो ये ध्यान रखेंगे. इसके अलावा अब इसमें आएगा आपका कि धीरे धीरे ना काफी सारे ऐसे एरियाज रहे जिन्होंने इन सब्जुगेशंस को ना मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि अब क्या ही कर सकते हैं. आर्मी भी स्ट्रांग है इनकी, टेक्नोलॉजी वाइज भी इनका काफी ज्यादा होल्ड है. तो धीरे धीरे जो है ना जो रियल इफेक्टिव पावर है दैट वाज बेसिकली गॉन इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश. ठीक है, एक तो ये चीज. इसके अलावा बहुत सारे जो रूलर्स हैं आपस में लड़ भी रहे थे, है ना, जैसे मराठास या फिर हैदराबाद के लोग लड़ रहे थे. तो काफी सारे मतलब उस टाइम पे काफी ज्यादा चीजें बिगड़ रखी थी. तो हमारी यूनिटी को भी कहीं ना कहीं एक धक्का सा लगा हुआ था. तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है. एक तो ये. इसके अलावा ना अब इन्होंने और क्या क्या सारी चीजें करी. क्या इन्होंने फेमाइंस क्रिएट करे, क्या इन्होंने खाने पीने के सारे जो है एवेन्यूज हमारे बंद कर दिए थे. तो अब ना आएगा बेसिकली इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया. ये इम्पैक्ट हुआ क्या अल्टीमेटली. आपको लगता है कि इम्पैक्ट्स पॉजिटिव हुए, आपको लगता है कि भी ब्रिटिश आए थे तो रेलवे लेकर आए थे, टेलीग्राफ लेकर आए थे, और जो टेक्नोलॉजी है वो लेकर आए थे, लेकिन असली मकसद इन लोगों का प्रॉफिट कमाना था. रेलवे भी अगर लेकर आए हैं तो मे बी इनडायरेक्टली हमें फायदा पहुंच गया हो, बट जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था रेलवे को लेकर आने का वो सिर्फ एक जगह से रॉ मटेरियल उठाकर लेकर जाना था और उसी जगह पर फिनिश्ड गुड्स को पहुंचाना था. जो एक्चुअल ट्रेड रूट्स थे उनके बारे में तो बिल्कुल भी उन्होंने मतलब जस्टिफाई किया ही नहीं कि भाई पहले ट्रेड यहाँ से होता तो यहीं पर ही चले जाए. नए ट्रेड रूट्स निकाले सो दैट रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स अच्छे से लोगों तक पहुंच सके और जो उनकी खुद की इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो सके. So it is basically the negative impacts of British that were more present in that type of society. अब फेमाइंस की बात करते हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी को पास आ चुके थे सारे कलेक्शन के राइट्स आ गए थे रेवेन्यू के आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर. चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार है, चाहे उड़ीसा है, तीनों के पास तीनों के जो रेवेन्यू राइट्स थे वो ब्रिटिश के पास थे. ठीक है, स्टार्टिंग में लॉर्ड क्लाइव, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो कहते थे कि भाई जो भारत है ना वो तो पैराडाइज ऑन दी अर्थ है, इतना ज़्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू हम यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही कम पैसा वेलफेयर के लिए लगाया इन्होंने. तो इट वाज सीन कि भाई कितना ज़्यादा लूटिंग चल रही है और बहुत ही कम लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. सो इट वाज वेरी एविडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. 1770-1772 में ना 2 साल ना बहुत तगड़ा क्रॉप फेलियर हुआ, फेमाइन आया बहुत ज़्यादा. और ऐसा माना जाता है कि भाई ना उस टाइम पर जब एग्रीकल्चर बिल्कुल ख़त्म है उस टाइम पर भी ना फार्मर से इतना ज़्यादा लगान लूटा गया बाय दीज ब्रिटिश कि अब तो कम से कम लोगों को ही लगा कि यार इस साल तो नहीं लगान देना पड़ेगा, नहीं टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन उस साल भी जो है टैक्स का रेवेन्यू, टैक्स का जो रेट है वो और हाई कर दिया. पहले अगर 10 रुपये लगते थे तो अब जो है उसको 20 रुपये कर दिया. और इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने जो है अपने सारे सामान बेच दिए, एग्रीकल्चर करने के जो इक्विपमेंट्स थे वो बेच दिए, अपने बच्चों तक बेच दिया. फिर भी जो है उनका टैक्स नहीं चुका पाए और खाने के लिए तो वैसे ही चीज़ें नहीं थी बिकॉज क्रॉप फेलियर हो चुका था. और इस वजह से कम 10 मिलियन लोगों की काइंड ऑफ डेथ हुई थी विच वॉज 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन.
तो अगर 1/3 हिस्सा आपकी पॉपुलेशन का सिर्फ इसलिए मर जाए कि क्रॉप फेलियर हो गया है और सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी या कोई वेलफेयर प्रोग्राम नहीं चल रहा है, तो इट इज सीन कि भाई जो मेन मोटिव है वो यहाँ पर लोगों को गवर्न या फिर सिविलाइज करना नहीं है, मेन मोटिव है सिर्फ प्रॉफिट कमाना और यहाँ से निकल लेना। ठीक है, उस टाइम समझ में नहीं आई थी बात हमें, बट यस धीरे धीरे समझ में आने लग गई। तो एक तो ये वाला फेमाइन हुआ, इसके साथ साथ ना एक और फेमाइन हुआ 1876 से 1878 वाले टाइम पे, जब तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों ही ब्रिटिश के अंडर थे। इस दौरान ना काफी सारे जो ये अप टू 8 मिलियन लोग हैं उनकी भी डेथ हुई। और ना ऐसा माना जाता है कि सारे जो मतलब फैक्टर्स है ना वे इकट्ठे हो गए थे। जैसे यहाँ पर ना आप देखोगे जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने बहुत सारा जो फूड है वो इकट्ठा कर लिया, ब्लैक मार्केट कर लिया, मतलब होर्डिंग कर ली उसकी, सो दैट डिमांड उतनी ही रहे, सप्लाई घट जाए, तो रेट बहुत ज्यादा बढ़े। तो जब रेट बढ़ेंगे तब वो मार्केट में उस प्रोडक्ट को छोड़ेंगे और तब जो है ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो दैट वाज द वन ऑफ द ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग ऑफ थिंग्स। इसके अलावा जो है ना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जितने भी ग्रेन उनके पास है वो सारा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, लोगों तक नहीं पहुंचाया बल्कि एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये ट्रेडर्स और इन ब्रिटिश की पॉलिसीज की वजह से काफी ज्यादा जो है लोगों के पास खाना नहीं पहुंचा एंड अल्टीमेटली मल्टीपल पीपल डाइड। और इस टाइम पे ना जैसे इन्होंने एक फ्री मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट चलाया था, दैट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी वाज फ्री मार्केट, कि ना जो भी कमोडिटीज के प्राइसेस हैं दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। सरकार की कोई भी जो इंटरफेरेंस है वो नहीं रहेगी और अल्टीमेटली फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस जो है वो मार्केट के हिसाब से ही होगा। लॉर्ड लिटन थे 1876 से 78 में, उस टाइम पे वायसराय थे। इन्होंने खुद कहा था कि भाई हम ना सरकार की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा एंड अल्टीमेटली जो प्राइस जो बढ़ेगा वो भी मार्केट के हिसाब से बढ़ेगा, जो घटेगा वो मार्केट के हिसाब से ही घटेगा। और उस टाइम पे जब फेमाइन आया हुआ है, जब क्रॉप फेलियर चल रहे हैं, उस टाइम पे लिटन ने ना एक दरबार इन दिल्ली ऑर्गेनाइज किया था जिसमें लगातार एक हफ्ते के लिए 68,000 जो ऑफिशियल्स थे, स्त्राफ्स थे, महाराजास थे, उनका पूरा का पूरा खाना वगैरह सब कुछ सेट किया हुआ था। एक जगह जहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, दूसरी जगह बिल्कुल मतलब भंडारा लगा हुआ है, तो यू विल सी दैट हाउ मच वैल्यू इंडियंस हैड इन द माइंड्स ऑफ ब्रिटिश। कोई वर्थ ही नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी लाइफ की, कोई भी वैल्यू नहीं थी। एंड इसके अलावा ये भी देखा गया कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 में जितने लोग मरे थे उससे कहीं ज्यादा लोग जो है इंडिया में सिर्फ फेमाइन की वजह से मरे थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने एक्सपोर्ट लगातार करता रहा ग्रेन, हमारे यहाँ पर जो है ट्रेडर्स वो होर्ड करते रहे, ब्लैक मार्केट करते रहे, और कोई भी सरकार की तरफ से वेलफेयर प्रोग्राम या फिर कोई भी जो एडिक्वेट सप्लाईज हैं वो नहीं पहुंचाई गई। भले ही फेमाइन के रिलीफ कैंप्स लगाए गए लेकिन अल्टीमेटली लोगों तक खाना ढंग से नहीं पहुंचा। ब्रिटिश उस टाइम पे कहते थे कि भाई हम तो जानबूझ के खाना कम दे रहे हैं सो दैट बहुत ज्यादा जो है एकदम से सप्लाई खत्म ना हो जाए हमारी, बट एक्चुअल मोटिव यही था कि भाई सिर्फ दिखाने दिखाने के लिए रिलीफ कैंप्स लगा रखे। तो ये सिस्टम क्या है, ये फेमाइन्स क्यों आए? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। इसके अलावा ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, ऐसा माना जाता है कि भाई जो ब्रिटिश में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आई दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियाज कंट्रीब्यूशन, है ना। तो ये सारी चीजें अब बैटल ऑफ प्लासी के ना जस्ट बाद जो प्लंडरिंग और लूटिंग शुरू हुई 1760 के आसपास ना, बहुत ही इमीडिएट रिजल्ट देखने को मिले ब्रिटेन में। इतने सारे लोग एकदम से अमीर हो गए, इतने सारे पैसे उनके पास आ गए। और तभी हम कहते हैं कि जो ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो 1750 के बाद शुरू हुआ है। आपने पढ़ा होगा कहीं पर भी, बट इन्वेंशन तो 1600-1700 सदी में शुरू हो गई थी ना, 1650 के आसपास ही। बट फिर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो पीक टाइम था दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1750s, बिकॉज उस टाइम पे प्लंडरिंग और जो लूटिंग इंडिया से हुई उसकी वजह से काफी जो रेवेन्यू क्रिएट हुआ ब्रिटेन में, और उससे रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर किया गया, उससे जो है वॉयजेस को पेट्रोनाइज किया गया। तो तभी हम कहते हैं कि भाई 1750 से शुरू है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, एक तो ये चीज। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, उन्होंने भी ना एक 1901 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश की मतलब ब्रिटिश को हटा दिया जाए यहाँ से, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भाई इंडिया का जो वेल्थ है वो जानबूझ के ब्रिटेन अपने देश में ले जा रहा है इन द नेम ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, चार्जेस एंड एक्सेट्रा। तो जितना प्लंडरिंग और लूटिंग इंडिया से हो रहा है उतना कहीं से भी नहीं हो रहा।
एक आर.सी. दत्त थे, उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था, जिसमें ये सब दिखाया गया कि भाई जो कॉलोनाइजर्स हैं उन्होंने सारा सब कुछ जो है कैप्चर कर लिया है। हमारे को इंपोर्ट करने के लिए, मतलब हमने एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एनकरेज नहीं किया जाता। इंपोर्ट जो है बिल्कुल फ्री में है, कोई ड्यूटी लगती ही नहीं इंपोर्ट करने पे, तो सामान सस्ता बिकता है। तो हमारे द्वारा बनाया गया जो सामान है वो कोई खरीदता नहीं है, बिकॉज वहाँ सस्ता सामान आ रहा है। तो ये सारी आर.सी. दत्त और दादा भाई नौरोजी ने बताया था उस टाइम पे। और ये माना जाता है कि भी 13 टाइम्स ब्रिटेन की जीडीपी के मुकाबले जो है यहाँ से ब्रिटिश लूट कर ले गए थे। तो ये उषा पटनायक ने एक पूरा एस्टिमेट दिया है कि भाई ऐसे ऐसे इतना ज़्यादा यहाँ पे लूटा गया है चीज़ों को, इतना ज़्यादा पैसा यहाँ से गया है ब्रिटेन में। फिर दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, उषा पटनायक, इन सब ने डिफरेंट डिफरेंट एविडेंसेस लगाए हैं सो दैट ये बता सकें कि भाई कितना ज़्यादा एक मोनोपोलाइजेशन हुआ है ऑन इंडिया बाय ब्रिटिश। एंड देन विल डिस्कस, देखो पेंटिंग सी है, इसमें पूरी पेंटिंग में दिखाया गया है कि भाई जैसे ये कॉलोनाइजर्स हैं, ब्रिटेन वाले हैं, वाइट कलर पीपल हैं, बहुत ऑब्सेशन थी उस टाइम पर वाइट कलर के लिए भी। ये जो ये डार्क कलर हैं ये इंडियंस हैं, जो सारा अपना सामान इनको सौंप रहे हैं, झुके हुए हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी द सुपीरियर, द पावरफुल एंड द ऑटोनोमस कैरेक्टर्स। तो ये दिखाती है पेंटिंग कि यार कैसे कैसे जो है लूटा गया है इंडिया को। लैंडस्केप्स भी चेंज किए गए भाई बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत जगहों पर इंडिया की जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थी वो सारी खत्म कर दी गई। मतलब ऐसा था कि इंडिया ना टेक्सटाइल्स में, वूल में, जूट में, हेम्प, कॉयर, इन सब में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेड करता था। बट धीरे धीरे ना, खास करके कॉटन टेक्सटाइल का जो हमारा पूरा ट्रेड था, हम बहुत ब्राइट कलर्स, बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइंस के लिए जाने जाते थे। बट धीरे धीरे ना बहुत ही अल्ट्रा थिन मसलिन्स भी हम लोगों ने बनाए, काफ़ी ज़्यादा हमने पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी करे। तो हमारा कॉटन का जो एक्सपोर्ट था वो तो बहुत ही तगड़ा था। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने बोला कि भाई अगर ब्रिटेन में इंडिया के प्रोडक्ट्स को एंट्री करनी है तो बहुत सारा उनको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स दोगे तो आपका सामान महंगा होगा, सामान महंगा होगा तो लोग सामान महंगे को खरीदते नहीं हैं, और बेसिकली ज़्यादा प्रमोशन उनके ब्रिटिश गुड्स की ही रही। और ब्रिटेन से जो इंडिया में सामान आता था उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया, जिससे कि वो सस्ता सामान बिका, इंडियंस ने उसको खरीदा। तो ना तो हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना अपने खुद के मार्केट में बेच पा रहे हैं, तो दोनों ही मार्केट हमारे छिन गए। एंड अल्टीमेटली जो ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा हमारा खराब हो गया, है ना। तो सब कुछ इनके ही हाथ में था। इसके अलावा जितने भी स्किल्ड आर्टिसंस थे उन सबको भी, जो जनरेशन टू जनरेशन अपनी क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते थे, वो सब छोड़ना पड़ा। जितनी भी इंडस्ट्रीज में वो काम करते थे वो सारी जो स्किल्स हैं वो अब गायब हो चुकी थी। अल्टीमेटली वो लोग अब दोबारा अपने गांव जाने के लिए मजबूर हो गए, और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी नहीं रही उनके पास। एंड मैक्सिमम पीपल वर डिपेंडिंग अपॉन एग्रीकल्चर एज एन ऑक्यूपेशन। तो ये इंडस्ट्रीज खत्म हुई हमारे इंडिजिनस लेवल पे। इसके अलावा इंडिया का जो मैन्युफैक्चर था, आयरन का, स्टील का, पेपर का, अदर गुड्स का, इन सब का भी सेम ही हाल हुआ। कोई भी जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपना अपना इंडियन जो ट्रेडर था वो अपना बढ़िया तरीके से बिजनेस सेटअप कर ही नहीं पाया। इंडस्ट्रीज हमारी चली गई, ट्रेडिशनल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हमारे चले गए। पहले माना जाता था कि जो विलेजेस हैं वो लिटिल रिपब्लिक्स हैं, कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भले ही ना हो लेकिन आसपास ना जो विलेज है वो सेल्फ सफिशिएंट है, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद ही निकाल लेते हैं वो। धीरे धीरे जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस थी उसको भी हटा दिया गया, जो ये सभी चीज़ें रिप्लेस कर दी गई बाय कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जिनका सिर्फ एक काम था कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना। काफ़ी ज़्यादा सिस्टम खराब कर दिया गया यहाँ पे। तो मतलब ये स्ट्रक्चर पहले भी कॉम्प्लेक्स था, अच्छी तरीके से काम करता था, लेकिन ना अब जो है ना वो पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम है जो कि सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी है, एक सेंट्रल लेवल पे ब्यूरोक्रेसी है, जिसका सिर्फ मेन फंक्शन है टैक्स को कलेक्ट करना और ऑर्डर को मेंटेन करना, सो दैट जो लोग हैं प्रोटेस्ट ना करें, रादर देन पीपल्स वेलफेयर। तो ये सारे काम जो इन्होंने करे, हमारा खुद का जो विलेज का लिटिल रिपब्लिक का सिस्टम था ना वो सब कुछ इन्होंने खत्म कर दिया। मतलब एक बुक में लिखा हुआ है इनके कि भाई डायनेस्टी के बाद डायनेस्टी आई, रूलर्स के बाद नए रूलर्स चेंज हुए, लेकिन जो विलेज था वो तो सेम ही रहा था। विलेज कम्युनिटी ऑलवेज रिमेन्ड द सेम, ये कभी चेंज नहीं हुए थे, है ना। तो कहने का मतलब क्या था कि ब्रिटेन के आने के बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिया में नेगेटिव रही। इसके अलावा इंडियन एजुकेशन पर भी साया छाया ब्राउन इंग्लिश मैन का, कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज ही बहुत अच्छी है, इसको ही प्रमोट करना है। हमारे खुद की जो ये पाठशालाएं, मदरसाज, विहार, ये सब कुछ हुआ करते थे जो हमें
एल्जेब्रा भी सिखाते थे, मैथ भी सिखाते थे, फिलोसफी भी सिखाते थे। इन सबको रिप्लेस कर दिया गया और बोला गया कि भी 1835 में एक मैकाले मिनट्स आए, मिनट्स ऑन द इंडियन एजुकेशन, और ये बोला गया कि जो इंग्लिश है वो सबसे बढ़िया लैंग्वेज है। भले इन लोगों ने खुद कभी संस्कृत ना पढ़ी हो, इनको पता ना हो कि लिखना कैसे है, लेकिन कंपैरिजन में इंग्लिश हमेशा इनकी आगे रही। तो इंग्लिश को ही जो है मीडियम बना दिया गया एजुकेशन का, और इंग्लिश की जो इस टाइम पर लेगेसी है वो आज भी है। मतलब आज भी अगर आपको इंग्लिश आती है देन यू आर कंसिडर्ड सुपीरियर, इंग्लिश नहीं आती है तो यू आर कंसिडर्ड इन्फीरियर, चाहे आप संस्कृत में कितने ही बड़े पंडित विद्वान क्यों ना हो। तो ये लेगेसी तब से ही चली आ रही है, लोगों का माइंडसेट ही चेंज कर दिया इन लोगों ने। हमारी चीजें हमें बुरी लगने लग गई हैं, हमारा कल्चर, हमारी पाठशालाएं, हमारा एजुकेशन, हमारा गवर्नेंस का सिस्टम, ये सब कुछ हम लोगों को बुरा लग रहा है। अब हमें सब कुछ लग रहा है कि ब्रिटेन ही जो है हमारे करता धरता है, रिप्लेस कर दिया गया सब चीज़ों को, है ना। इसके अलावा बहुत इन्होंने एजुकेशन को फैलाया, और इनको ना बेसिकली चाहिए क्या था, इनको चलाना था अपना एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके लिए लोगों को जाननी थी इंग्लिश, तो आपको पहले उनको पढ़ाना पड़ेगा। तो वो हैं तो इंडियंस, बट जो उनका एक सिस्टम है ना वो प्रॉपर आपका जो मॉरल्स और जो वैल्यूज है वो ब्रिटेन वाली है, तो वो ब्रिटेन के लोगों के काम आ सकते हैं, तो इसलिए उनको पूरा ट्रेन किया गया था इन दिस मेथड। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा इन पॉलिसीज के जैसे जो इंग्लिश है दैट बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद द कॉलोनियल मास्टर्स, एंड अल्टीमेटली न्यू एजुकेशन सिस्टम ने नए क्लर्क्स को जन्म दिया, नए जो मिडिल क्लास है उसको जन्म दिया, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, और इस वजह से बहुत बड़ा एक जनरेशन का एक चंक हमारे इंडियन हेरिटेज से मतलब दूर चला गया था, उनको पता भी नहीं था कि हमारा कल्चर हेरिटेज है कैसा। तो ये सारे सिस्टम खराब कर दिए गए। उसके बाद जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको रीशेप किया गया टू सर्व इंपीरियल नीड्स। जैसे अभी जो आपका एग्रीकल्चरल सिस्टम था हमारा सेल्फ सफिशिएंट था, है ना, उसके साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी अच्छा चलता था, कोई दिक्कत नहीं थी, हम रॉ मटेरियल सप्लाई भी करते थे ब्रिटिश को। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये सब कुछ तो खत्म हो गया, हम सिर्फ और सिर्फ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल रह गए और इम्पोर्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड या ब्रिटिश गुड्स रह गए, सिर्फ ये रह गए हम लोग, बाकी सब जो है वो हमारा रिप्लेस कर दिया गया। भले ही जो रेलवे था वो माना गया था कि लोगों को इकट्ठा कर रहा है, आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहा है, लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, लाइफ सहूलियत में आ गई है, लेकिन इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि रॉ मटेरियल्स को उठाओ और किसी और जगह पे लेके जाओ, वहाँ पर उनको इंडस्ट्रीज में बनाओ और फिनिश्ड गुड दोबारा इसी मार्केट में आकर बेच दो। तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट्स थे वो सारे इग्नोर करके ये सब चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा लेवल पे उठाई गई। ओके, तो एक तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अब इन्होंने रेलवे क्यों बनाया था, अपने खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, और अगर कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है तो आर्मी की मूवमेंट बहुत क्विकली हो जाए, इसके लिए किया था ये सारा सब कुछ। तो खुद का प्रॉफिट है बेसिकली सारा इसमें, और ऐसा भी नहीं कि इन्होंने खुद पैसा लगाया है इस पे, हमारे ही पैसे से, हमारे ही टैक्स के पैसे से हमें ही रेलवे दी इन्होंने, तो पैसा भी हमने दिया, रॉ मटेरियल्स भी फिर हम ही दे रहे हैं, फिनिश गुड्स भी हम ही खरीद रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज भी हम लोगों ने मार दी। तो अल्टीमेटली बेसिकली क्या है ना कि एक तरीके से इंडियंस ने अपनी सब्जुगेशन, अपनी सबॉर्डिनेशन खुद फंड करी, खुद पैसे दिए कि भाई जो है सब्जुगेट कर लो, हमें सबॉर्डिनेट बनने के लिए हम तैयार हैं। तो दैट वाज द आइडिया कि उस टाइम पे कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हुए, बट हुए धीरे धीरे लेवल पर स्ट्रेस है वो उभरना शुरू हुआ, मूवमेंट्स भी आने शुरू हुए। अब धीरे धीरे क्या है ना, अब जो इन्होंने सेल्फ इम्पोज्ड गेस्ट की जो उपाधि ले ली थी कि भाई खुद ही आ गए हैं ना, कोई जा रहे हैं और ना जाने दे रहे हैं कहीं पे, तो सेल्फ इम्पोज्ड गेस्ट थे, काफी जो टेरिटरीज थी उन्होंने एक्वायर कर ली थी। जैसे इसमें जो रेड और पिंक दिखेगा ना आपको, ये पिंक सा है, जो रेड वाला एरिया है ये ब्रिटिश के कंट्रोल में है। जो ये येलो येलो दिख रहा है आपको ये प्रिंसली स्टेट्स है ना। तो अब मेन जो चंक है टेरिटरी का वो किसके पास है, ब्रिटिश के पास है। इसके अलावा अगर आप आओगे ना तो अलग अलग रेवोल्यूशन हमने देखने, रेबेलियंस हमने देखने। एक रेबेलियन है सन्यासी फकीर रेबेलियन, 1770 में जब काफ़ी बड़ा फेमाइन आया, उस टाइम पे बहुत सारी ब्रिटिश की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा बुरी लगी इन्हें, और जो सन्यासी फकीर हैं पिलग्रिमेज के लिए यहाँ वहाँ जाते रहते थे, लेकिन इस टाइम पे ब्रिटिश उनको रोक रहा था कि इस एरिया में एंटर नहीं करना, उस एरिया में एंटर नहीं करना, जिस वजह से जो है अगले लगातार 30 सालों तक इन्होंने अटैक किया किसके ऊपर, ब्रिटिश के जितने भी वो थे ना, पोस्ट ऑफिस थे या पुलिस स्टेशन थे या ऑफिस थे, इन सब पर अटैक किया इन्होंने, तो दैट जो जड़ है ना उसको गायब कर सके। तो सन्यासी फकीर रेबेलियन था पूरा का पूरा। इसी रेबेलियन से प्रभावित होकर जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे उन्होंने आनंद मठ भी लिखी, जिसमें इन्होंने वंदे मातरम का सॉन्ग लिखा जो आगे जाके इंडिया का नेशनल सॉन्ग बनेगा, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं
ये अपने को देखने को मिली। सन्यासी फकीर रेबेलियन 1770s का क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द इल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन द फमाइन ऑफ 1770 टू 1772। इसके बाद कुछ ट्राइबल अपराइजिंग्स भी होती हैं। अब ट्राइबल्स को तो ना बहुत ज्यादा इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, बिकॉज ट्राइबल का सिस्टम अलग होता था, दे वर नॉट द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम कल्चर। यहाँ पर इनकी जो ट्राइबल लैंड थी उसको ना काफी ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी में कैप्चर करवा लिया कि भाई ये लैंड इस इंडिविजुअल की होगी, अदरवाइज ट्राइबल की लैंड होती है, ट्राइब की पूरी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होता है, एक इंडिविजुअल की लैंड नहीं होती। वो उनसे एक्वायर कर लिया, इनके ऊपर कैश टैक्सेस लगाए, जो ट्राइबल्स हैं उनसे उनसे काफी कर्जा बढ़ा उनके पास, जो ट्राइबल काउंसिल्स थी ट्रेडिशनल वाली उन सबको हटा दिया गया, ब्रिटिश का लीगल सिस्टम आ गया कि भाई ये लॉ तुम पे इम्प्लीमेंट होगा, भले तुम ट्राइब हो चाहे ना ट्राइब हो। तो एक तो ये सो ऊपर से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी करवा रहे हैं ट्राइबल्स को, ये बोले कि तुम्हें सिविलाइज कर देंगे, जो लैंड है वो इनसे ले ली गई, जो फॉरेस्ट है उसमें जो प्रोड्यूस है उसको यूज करने से मना कर दिया गया। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है ट्राइबल्स पे लगाई गई, और अल्टीमेटली कुछ ट्राइब्स को तो क्रिमिनल ट्राइब भी बोल दिया गया कि भाई ये ना ये बैंडिट्स हैं, ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, ये क्राइम करती हैं। तो कोई भी अगर आसपास क्राइम होता है तो सबसे पहले उसी पर्सन को उठाते हैं जो क्रिमिनल ट्राइब से बिलोंग करता होता है। 1871 में ये लोग एक्ट ले आए थे, ये वाला दैट इट इज क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इसमें एक लिस्ट दे दिया डिफरेंट ट्राइबल्स का कि ये सारे क्रिमिनल ट्राइब्स है, कुछ भी होगा तो इनको पकड़ेंगे। तो एक स्टिग्मेटाइजेशन चला गया उनके दिमाग में भी सारा का सारा, है ना। तो आज तक भी डिफरेंट ट्राइब्स को हम क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से ही जानते हैं। इसके अलावा अब और डिफरेंट अपराइजिंग्स होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कोल अपराइजिंग 1831 टू 32। इसके ना कई सारे ईयर्स भी पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे इसको हम लोग। छोटा नागपुर वाले एरिया में है जहाँ पर ये मुंडाज एंड ओराउंस ट्राइब्स वगैरह रहते हैं। यहाँ पर यही था कि जो रीजनल ट्राइबल्स हैं उनका ही घर है ये, कोई बाहर से आकर हम पे कोई भी टैक्स या लैंड पॉलिसीज हम नहीं लगाने देंगे। और धीरे धीरे है इन्होंने काफी एरिया अक्वायर किया, बट ब्रिटिश के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी और काफी ज्यादा जो है सप्रेशन भी इन्होंने रिवोल्ट्स का किया, तो इस वजह से ये रिबेलियन अल्टीमेटली खत्म हो गया। बट यस, अपराइजिंग 1 साल तक चला तो काफी ब्रिटिश को लगा कि बातें जो है हाथ से निकलती चली जा रही हैं। एक आपका संथल रेबेलियन हुआ 1855 टू 56 में, जिसमें ये बिहार झारखंड उड़ीसा वाले लोग इकट्ठे हुए। इसमें 2 भाई थे, सिंधु और कानू मुर्मू, जो हमारी प्रेसिडेंट है भी द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी इसी ट्राइब से बिलोंग करती है। तो ये बंगाल वाले एरिया में हुआ, जिसमें ना जो मनी लेंडर्स थे या जो लैंडलॉर्ड थे उनको उन्होंने बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया हुआ था, बहुत टैक्स कलेक्ट करते थे वो। तो अल्टीमेटली उनके खिलाफ रिबेल हुआ, एंड अल्टीमेटली जो है जो भी ट्राइब्स की लैंड लेके ये ब्रिटिश को दे देते थे। तो स्टार्टिंग में रिबेल तो अच्छा किया इन्होंने, बट बाद में ब्रिटिश ने सप्रेस भी बहुत अच्छे से किया रिवोल्ट, और पूरा का पूरा गांव जला दिया, ताकि जनरेशन टू जनरेशन याद रखे कि ब्रिटिश के खिलाफ नहीं बोलना होता। सो दैट वाज द आइडिया कि भाई सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट बहुत ज्यादा था इस पूरे टाइम पीरियड पे। देन इंडिगो रिवोल्ट भी पेजेंट्स ने किया 1859 टू 62 में। इन लोगों को ही बोला गया कि भाई तुम ना सिर्फ इंडिगो उगाओगे, तुम फूड क्रॉप्स नहीं लगाओगे। तो इंडिगो की बहुत डिमांड थी उस टाइम पे, क्योंकि एज अ डाई ब्लू कलर के लिए वो इस्तेमाल होता था। और एक तो ये जिससे कि उनकी पूरी सॉइल खराब हो रही थी, इससे ट्रेडर्स ने प्लांटर्स ने तो बहुत पैसे कमाए, बट जो पेजेंट्स थे उनकी जो सॉइल है पूरी की पूरी खराब हो गई और काफी ज्यादा कर्जे में चले गए। तो इंडिगो रिवोल्ट भी किया, लेकिन लास्ट में जो है काफी ज्यादा ब्रिटिश ने इसको भी सप्रेस कर दिया। तो ईच एंड एवरी रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश, चाहे वो कोल रेबेलियन हो, चाहे वो संथल रेबेलियन हो, चाहे सन्यासी वाले हो, चाहे इंडिगो वाले, किसी वाले हो, अल्टीमेटली सारा का सारा जो सिस्टम है वो खराब कर दिया गया, है ना। एक तो ये अब 57 में सबसे बड़ा रिबेलियन हुआ 1857 का, जिसको हम कहते हैं सिपॉय म्यूटिनी, कि जो ब्रिटिश आर्मी में सिपॉयज थे, जो सोल्जर्स भर्ती थे, उन्होंने काफी ज्यादा इनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। अब ना काफी ज्यादा ये है कि स्टार्ट इसकी होती है जब बैरकपुर में जो मंगल पांडे हैं वो अटैक कर देते हैं ऑफिसर पे, और फिर उसको पकड़ लेते हैं मंगल पांडे को, और फिर उसको फांसी लगा देते हैं। तो उस वजह से ना काफी और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है सिपॉयज में, सोल्जर्स में। और एक ना अफवाह फैल जाती है कि भाई अब जो भी जो राइफल्स में जो कार्ट्रिजेस डालते हैं वो ना काव और मीट के मांस की बनी है। तो काव का मांस खाना हिंदूज के लिए मना था और पिग का खाना मुसलमानों के लिए मना था। तो दोनों ही जो कौम आर्मी भर्ती थी वो दोनों इकट्ठी हुई, और अल्टीमेटली दे डिसाइडेड टू रिबेल अगेंस्ट दिस पॉलिसी।
ठीक है। तो धीरे धीरे हुआ ये। उससे पहले भी ना 1806 में एक वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी, वेल्लोर वाले एरिया में, जहां पे इन्होंने ना काफी यूनिफॉर्म रेगुलेशंस लगाई थी कि आप जो है सिर पे पगड़ी नहीं बांध सकते हैं या फिर टीका नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो जो जो उनकी बेसिक एक तरीके से रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उनको कहीं ना कहीं हर्ट किया। उस टाइम पे तो काफी ज्यादा इतना म्यूटनी नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये है कि काफी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स की मतलब झड़प हुई थी इन लोगों के साथ, और काफी ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया गया था। एंड अल्टीमेटली फिर रिवोल्ट क्रश हुआ, बहुत सारे सिपाहीज को फिर बदला लेने के लिए मार दिया गया बाय ब्रिटिश सरकार। तो वेल्लोर म्यूटिनी को देखते हुए 57 में सिपाही म्यूटिनी भी हुई, और अगेन दिस र्यूमर की वजह से कि ऐसे ऐसे हो रहा, तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने अटैक कर दिया। फिर धीरे धीरे उनकी एग्जीक्यूशन के बाद मेरठ में चीजें शुरू हुई और लोगों ने नारा लगाया दिल्ली चलने का। और उनका जो लीडर था दैट वाज बेसिकली बहादुर शाह जफर, द लास्ट मतलब आप कह लोगे रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है। इसके अलावा पूरे नॉर्थ इंडिया में फिर वो फैला। कानपुर में नाना साहिब ने इसको पूरा सिस्टम को सेट किया और लीडरशिप प्रोवाइड करी। ऐसी रानी झांसी ने भी काफी ज्यादा लड़ाई करी इस वजह से। तो कहने का मतलब 57 में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो रिवोल्ट है वो चल रहे थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दीज एफर्ट्स वर नॉट कोऑर्डिनेटेड एंड दैट्स व्हाई दिस रिवोल्ट वाज क्रश्ड टू अ नेक्स्ट लेवल। और इस रिवोल्ट को क्रश करने के बाद जो है 58 में एक एक्ट आता है ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटेन सरकार की तरफ से, कि सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, कमर्शियल ही नहीं, बल्कि जो पॉलिटिकल सब्जुगेशन है वो भी इंडिया की जाएगी। अब सारे जो लॉज है ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है। तो ये सारे फेल हो गए थे, रिबेलियन, है ना, दोबारा कैप्चर कर लिया गया था दिल्ली को 1957 में बाय ब्रिटिश। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से हम नहीं लड़े, बिकॉज एवरी पर्सन हैज देयर ओन डिफरेंट डिमांड्स। कोई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अगेंस्ट लड़ रहा था, कोई सब्सिडरी अलायंस के अगेंस्ट लड़ रहा था, कोई किसी पॉलिसी के लिए लड़ रहा था। मतलब कहने का ये है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं था, कोई एक सेंट्रलाइज्ड लीडर नहीं था हमारे पास। और इसकी वजह से ही जो है 58 में पूरा का पूरा जो सब्जुगेशन है वो रहा इंडिया का। अब इसके बाद ना काफी पता लग जाता है कि भाई ये लोग ना जो बोल के आए थे कि इंडिया को हम सिविलाइज करेंगे, सिविलाइज करने के लिए कुछ नहीं आए थे, ये सिर्फ कमाने आए थे अपना प्रॉफिट। ठीक है। टू हीरोइंस हैं इसमें, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, थोड़ा पढ़ लेना आप इसके बारे में, आपको पता ही है कि किस तरीके से इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी थी, और लास्ट में इनको मार दिया गया था। बट इन्होंने जो है काफी ज्यादा रिवोल्ट दिखाया था, काफी अच्छी लड़ी थी ये। तो ऐसा माना जाता है कि शी वॉज बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल द रेबल्स। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश ने इनको कैप्चर किया एंड दे हैंग्ड हर। ठीक है। इसके अलावा जो है जो इनके साथी थे मराठा, जो तांत्या टोपे थे, तो वो नाना साहब के मिलिट्री एडवाइजर थे, उनको भी सीज कर लिया गया। तो मतलब इनकी तो डेथ बैटल फील्ड पर ही हो गई थी झांसी की रानी की तो, लेकिन जो तांता टोपे हैं वो फिर लड़ते रहे इनकी जगह पे, तो फिर बाद में उनको पकड़ के उनको भी हैंग कर दिया गया था। बेगम हजरत महल थे अवध के, अवध की, है ना, तो इन्होंने भी काफी ज्यादा अपने जो पूरा एम्पायर था जो अवध वाले रहते उसको एनेक्स कर लिया था ब्रिटिश ने। तो उसके खिलाफ इन्होंने जो है अपराइजिंग में हिस्सा लिया था, और इनको कहा गया था कि भाई तुम ना अगर हमें हमारा साथ देते हो, हमारे खिलाफ लड़ते नहीं हो, तो तुम्हें ना हम लोग छोड़ देंगे, सेफ पासेस दे देंगे, तुम्हें नेपाल छोड़ाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया था कि भाई कहीं कोई नहीं जा रहा है और कोई रेफ्यूज नहीं मिल रहा है, तो हम तो लड़ेंगे। तो लास्ट में लड़े एंड अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा फिर यही हुआ कि हार गए। लेकिन बाद में बेगम हजरत महल ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एक्ट लाया था 58 में, इसमें कहा था कि भाई तुम्हें हम लोग अच्छे तरीके से गवर्न करेंगे। तो उन्होंने खुद भी एक प्रोक्लेमेशन निकाली थी कि इनके झूठे वादों पर विश्वास ना करें, अल्टीमेटली दे आर हेयर टू सब्जुगेट यू और सबऑर्डिनेट यू। ओके, चलिए, तो ये सारी बातें बस इंपॉर्टेंट है यार एनसीईआरटी में। बाकी सब जो है ना बहुत ऐसे ओवरव्यू सा, एक ओवरऑल व्यू सा दिया हुआ है कि इंडिया का सारा सिस्टम, चाहे वो रिलीजियस है, चाहे वो कल्चरल है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सब कुछ जो है काफ़ी ज़्यादा खराब कर दिया गया था बाय ब्रिटिश। दिस इज द ओवरऑल अल्टीमेट काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंस। ठीक है। तो ये सारा सब कुछ, चाहे वो मैन्यूस्क्रिप्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, अनसाइंटिफिक, मतलब इन्होंने कोशिश की कि हम दोबारा से इनको जो है कैप्चर कर लें, इनके अलग अलग रिकॉर्ड्स ले लें, कौन किस धर्म से बिलोंग करता है, कौन किस कास्ट से बिलोंग करता है। धीरे धीरे सर्वेज वगैरह किए, बट डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी साथ साथ चलती रही इन लोगों की। तो ये सारी बातें जो हैं इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा गई। फिर बाद में थोड़े बहुत यूरोपियंस आए जिन्होंने संस्कृत सीखी। संस्कृत में
लिखे हुए टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया। उसके बाद ये पता लगा कि यार जो तुम यूरोपियन सिविलाइजेशन करते रहते हो, हमारी सिविलाइजेशन तुम लोगों से बहुत 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 पुरानी है। तो उसके बाद हमें आइडिया लगा कि यार हम तो ऐसे सब्जुगेट हो रहे थे, ऐसे ही हम इन्फीरियर फील कर रहे थे, वी वर काइंड ऑफ सुपीरियर। क्योंकि जब 55th टू 14th सेंचुरी इनके यहाँ पर डार्क एज चले थे ना यूरोप्स में, जब रेनेसा नहीं आया था, उस टाइम पर हमारे यहाँ पर प्रोस्पैरिटी थी पूरे सोसाइटी में। तो वी वर नॉट अनसिविलाइज्ड, यू वर अनसिविलाइज्ड एंड यू आर बैक ऑफ द टाइम। ठीक है, तो बस ये सारी बातें इंपॉर्टेंट सी हैं इस चैप्टर में, थोड़ा सा कैसे ग्लोबल लेवल पे जो कॉलोनियल एरा था उसने हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ओके, तो आप इस चैप्टर को पढ़ो, इसके साथ हमारी जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है वो ख़त्म होती है। कोई भी दिक्कत रहती है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड थैंक यू सो मच।